नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। एपिसोड का सिलसिला जारी है। खबर स्तंभ लगातार कई मुद्दे पर पॉडकास्ट शुरू कर दिया है और पिछले में कई चाहे हेल्थ हो या कई मुद्दे हैं उनसे बात किए, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो खास होने वाला है। आज जो एपिसोड कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सभी वर्ग के लिए है और जमीन से जुड़ा हुआ है। और हमारे आज का गेस्ट हैं एडवोकेट प्रकाश रंजन, जो सिविल कोर्ट में वकील हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे जमीन से जुड़े कई मामले पर। सबसे पहले प्रकाश जी, खबर स्तंभ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन का मुद्दा झारखंड में बहुत बड़ा होता है। कई तरह के जमीन होते हैं, लेकिन अगर जमीन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहें तो एक बार थोड़ा सा। देखिए, जमीन हर जगह खास है। पहले क्या था, जमीन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ खेती के रूप में लोग ऐसा सोचते थे कि जमीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे, क्योंकि हमारा जो आय था वो कहीं ना कहीं खेती पर निर्भर करता था। अब शहरी क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हुआ, मतलब गांव के लोग भी शहर में रहना चाहते हैं, शहर का घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की जो चाहत है, उनकी चाहत है कि छोटा सा भी जमीन हो लेकिन शहर में। तो अब जो विगत जो 20 वर्ष बीते हैं उसमें जो है जमीन की चाहत लोगों के पास बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में क्या है, सब लोग एक तो क्या है ना, प्रॉपर्टी के रूप में, पहले क्या था, लोग सोना चांदी ज्यादा रखते थे, लेकिन अभी क्या है, जमीन रखते हैं। वो इसको बहुत सिक्योर प्रॉपर्टी मानते हैं। तो जमीन का चाहत लोगों का बढ़ गया और सभी लोग चाहते हैं वो किसी भी तरह से पैसा कमाए। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चाहत होती है कि मेरे पास अपना जमीन हो, अपना घर हो, एक जमीन हो जाने के बाद फिर एक जमीन हो, ऐसा करके उनका चाहत कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है, इसलिए ये बढ़ जाता है। लोगों का ये होता है कि अगर जमीन खरीद लेते, कुछ दिन रख लेते हैं, तो वो दोगुना दाम में हम आगे बेच सकते हैं। तो आज जमीन से जुड़े पर बात करेंगे। सबसे पहले कि सीएनटी जो झारखंड में खासकर जो हम जो जानते हैं, सीएनटी क्या है? देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 में बना था और अभी भी सीएनटी ही है यहाँ पर, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आदिवासी का जमीन के रक्षा के लिए बनाया गया था। बंगाल में पहले बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो था उसका रूपांतरण है ये, और यहाँ पर आदिवासी का जमीन बहुत तेजी से लूटा जा रहा था। जो उस समय के जो व्यवसायिक वर्ग के लोग थे वो बहुत तेजी से जमीन लूट रहे थे, तो उसको बचाने के लिए ये लॉ को लाया गया, ठीक है। और उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि आदिवासी का जमीन को बचाए कैसे, इसलिए इस कानून को पारित किया गया। और बाद में एससी और ओबीसी में भी कुछ लोगों को जोड़ा गया, कुछ लोगों को नहीं जोड़ा गया। तो एससी और ओबीसी को भी बाद में इसको में जोड़ दिया गया कि इसको इन लोगों का भी जमीन को संरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत तेजी से लूट हो रहा था। तो ये जो कानून है वो उसी संरक्षण की बात करती है कि उस जमीन को हम कैसे बेचने से रोक सकते हैं, उसको संरक्षण कैसे दे सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई कमजोर है, उसका जमीन लूटा रहा है, तो उसको हम कैसे संरक्षण दे सकते हैं, इसीलिए ये कानून बना, और यही ये कानून है। सीएनटी जमीन कौन खरीद सकता है? और ये कि सीएनटी जमीन खरीदते हैं तो बहुत सारा लफड़ा उफड़ा जो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले सीएनटी कौन खरीद सकता है? देखिए, सीएनटी में सभी किसी को परिभाषित किया गया है। क्या है कि हम लोग संरक्षण की बात कर रहे हैं एसटी के लिए, फिर एससी और ओबीसी के लिए, लेकिन इसका जो कानून है वो सभी के लिए बना हुआ है। जैसे 46 एक धारा है जिसको हर किसी को जानना है, और सीएनटी एक्ट का मतलब 46 को जानना है। और झारखंड में 24 जिला, जिसमें 18 जिला में सीएनटी एक्ट है, उसके बाद एसपीटी। तो जो 18 जिला है उसमें जो सीएनटी एक्ट है उसमें 46 एक सेक्शन है, जिस सेक्शन को हर किसी को जानना चाहिए। क्योंकि ये भ्रम है लोगों के मन में कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट लगा हुआ है, सीएनटी जमीन है। देखिए, सीएनटी जमीन जो है ना, हम लोग सिर्फ परिभाषित करते हैं कि एसटी एससी ओबीसी का जमीन अगर है तो, लेकिन जानना है आपको कानून, क्योंकि जमीन की पहचान उनकी जाति विशेष से है। अगर कोई जमीन एसटी का है तो 46 में 1 कर रहा है कि नहीं, आप आदिवासी जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। आदिवासी जमीन का खरीद बिक्री सिर्फ आदिवासी ही कर सकते हैं, और वो भी उसी थाना क्षेत्र के होने चाहिए, वो भी डीसी के परमिशन से, आयुक्त के परमिशन से ही उसका खरीद बिक्री किया जाएगा। दूसरा, ओबीसी और एससी जो है उसके लिए जिला की बाध्यता है, मतलब जिला में ही वो लोग खरीद सकते हैं, और उसी जाति के लोग, उसी जिला के लोग उसको खरीद सकते हैं, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन वहीं पर फिर जब 4 आप पढ़ गए तो वहां देख रहे हैं कि जो जनरल जमीन है उसको कोई भी खरीद सकता है, उसमें किसी तरह का बाधा नहीं है। सीएनटी में इसलिए सीएनटी इसको वर्गीकृत किया है कि अगर एसटी है तो थाना उसी एसटी के लोग खरीदे, अगर एससी ओबीसी है तो उसी जिला के लोग खरीदे, परमिशन से। ये परमिशन स्पेशल वर्ड है, बिना परमिशन के आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा केस कोर्ट में आ रहा है, गिफ्ट डीड है, बस ये थे। लेकिन सीएनटी जमीन मतलब एसटी एससी ओबीसी बिना परमिशन का आप गिफ्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, जो सेक्शन 54 है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप कवर करेंगे उसके लिए आपको परमिशन कंपलसरी होगा।
लेकिन जब आप जनरल जमीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा, आप सीधे सीधे जैसे खरीद बिक्री करते हैं वैसे कर पाएंगे। ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर बताना चाहे तो कोई भी सीएनटी जमीन आदिवासी एसटी एससी हो या ओबीसी हो तो उसी ब्लॉक पर होना चाहिए। नहीं, एसटी उसी थाने का होना चाहिए। अच्छा, देखिए थाना का जो है ना परिकल्पना अभी आप देख रहे होंगे कि एक नया विषय निकल कर आया है इस सरकार में कि जो 1950 के थाना था उसको हम मानेंगे। हाँ, तो क्या हो रहा था कि आप परिकल्पना करिए कि अभी जैसे 14-16 थाना है रांची में, उस समय में क्या था कि 1-2 थाना था। तो क्या था कि पूरे रांची के लोग यहाँ पर आराम से जमीन खरीद सकते थे। एक एसटी ओबीसी मतलब उस समय में 7 जिला था, अभी जिला बहुत ज्यादा हो गया, 24 जिला हो गया। तो क्या था कि जिला का भी क्षेत्र बड़ा था, तो वो क्या है कि जैसे जैसे क्षेत्र छोटा होगा तो उतने ही क्षेत्र के लोग जमीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं, बाहरी लोग नहीं कर सकते। एसटी भी नहीं कर सकते, ओबीसी और एससी भी नहीं कर सकते। उनका भी जो है ना वो लिमिटेशन है कि एसटी अपने थाना का होना चाहिए, एससी और ओबीसी उसी जिला का होना चाहिए, तभी वो परमिशन से खरीद बिक्री कर सकते हैं। बाहरी जिला से कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जमीन नहीं खरीद सकता है। इसमें और थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आप जिस 4-5 थाने की पहले जो थाने थे 2-4 जो भी, और अभी बहुत सारे थाने बन चुके हैं, तो अभी का माने कि पहले का? नहीं, अभी का वर्तमान में अभी मानना है। जो इसका कमेटी है, जो ट्राइबल हाँ। वेलफेयर का कमेटी है, वो अनुशंसा करने के लिए प्लान किया। तो पेपर में आप लोग देखे होंगे कि पुराने थाने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग भविष्य में लागू करते हैं अमेंडमेंट में, लेकिन अभी नए थाने की बात कर रहे हैं, अभी नया थाना। कहने का मतलब है अगर कोई सीएनटी जमीन एसटी एससी और ओबीसी खरीदना चाहता है तो जो थाने क्षेत्र का जो दायरा होता है उसी एरिया का एसटी जमीन और ओबीसी के लिए जिला देने वाला भी होना चाहिए और खरीदने वाला भी उसी में होना चाहिए, उसी कम्युनिटी का। हाँ, कम्युनिटी का होना चाहिए। और ओबीसी में क्या है? ओबीसी में जिला, जैसे एससी और ओबीसी के लिए जिला। अच्छा, सेम सारा सेम चीज रहेगा। तो ओबीसी अगर कोई है तो वो जिला का होना चाहिए, चाहे खरीदने वाला भी और बिक्री करने वाला नहीं, भी। हम जैसे अपना जमीन बेचना चाहते हैं, हमसे कोई जमीन खरीदना चाहते खरीदना हैं चाहिए। तो वो मेरे ही जिला का होना चाहिए, और फिर हम परमिशन फाइल करेंगे, डीसी परमिशन देंगे तो बिक्री कर सकते हैं। उसी जिला का होना चाहिए, बाहरी लोग नहीं। नहीं, और बाहरी लोग ओबीसी खरीद सकता है, कोई दूसरा भी खरीद सकता है? नहीं, ओबीसी को खरीदे, क्योंकि यहाँ परमिशन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो वो अपने ही कम्युनिटी का जमीन को खरीद बिक्री करेंगे। अच्छा, जनरल जमीन का हम सीएनटी हो गई, जनरल जमीन की हम बात करते हैं। जनरल इसमें कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है? जनरल तो जनरल एक मानते हैं, इसमें कौन खरीद सकता है? नहीं, जो जनरल जो भी कम्युनिटी जनरल के पास जो जमीन है, मान लेते जैसे कोई मुस्लिम का जमीन है या कोई राजपूत का जमीन है, या जो भी जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो जमीन है उसका आसानी से खरीद बिक्री करते हैं, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। उसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का रोक टोक नहीं है, कोई सीएनटी आपका वायलेंस नहीं कर रहा है, आप आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जिले से बाहर भी लोग होते हैं, राज्य से बाहर भी लोग होते हैं। मान लीजिए कि बिहार के अधिकतर का कम्युनिटी पड़ोसी राज्य है, भूमि है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ भी कुछ ज़मीन लेके हम काम करना चाहेंगे, रहना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, जनरल जमीन को पूरे देश के कोई भी व्यक्ति आकर के जमीन खरीद सकता है, पूरे देश में। संविधान में इसके लिए स्पेशल जगह दिया हुआ है। जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन जो संविधान की, तो उसमें जो 19 है उसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं, 19 का 2, 3, 4, 5, 6 को देखते हैं आप लोग, उसमें एक सेक्शन को सिर्फ हटाया गया, संपत्ति का अधिकार को। बाकी उसमें बोला गया है कि कोई भी पूरे देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर घूमने जा सकता है, कहीं भी जाकर रह सकता है, कहीं भी जाकर व्यवसाय कर सकता है, और प्रॉपर्टी जाकर ले सकता है। प्रॉपर्टी पे कहीं रोक टोक नहीं था, एक कश्मीर पे रोक टोक था जो भी खत्म हो गया, और कहीं भी कोई भी आकर खरीद बिक्री कर सकता है। सिर्फ सीएनटी में एसटी एससी ओबीसी का बाध्यता होगी, वो झारखंड का भी होगा, उनके लिए भी बाध्यता होगी। जनरल को कोई भी आकर कहीं से कर सकता है। अगर कोई सीएनटी खरीदना चाहे तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? नहीं, सीएनटी के लिए कोई प्रावधान नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग, आपका विषय ऐसा हो सकता है, हमको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग 50 साल 60 साल से रह रहे हैं उसमें, तो एसटी जमीन पे रह रहे हैं, आप क्या करें? तो वहां पर जो है ना, देखिए भू वापसी का विषय आता है। कोई 30 साल से अधिक समय से अगर कोई रह रहा है, तो वो क्या है ना, SAR शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 बना हुआ था, उसमें क्या है कि वो वाद दायर होता है कि हम 30 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, और उसमें कंपनसेशन की भी व्यवस्था है, भू वापसी की व्यवस्था है। मान लेते हैं अगर हम किसी का लूट के रह रहे हैं तो भू वापसी भी ले सकते हैं कि भाई आप मेरे जमीन को लूट के रह रहे हैं, और कंपनसेशन का भी जगह है कि मान लेते हैं कि अगर आप रह रहे हैं और आप बहुत साल से रह रहे हैं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम कंपनसेशन करेंगे, सरकार उसको जो है कंपनसेशन जो है लैंड बोलते हैं, फिर उसका म्यूटेशन हो जाएगा, जमीन रसीद कटने लगेगी। आप ये करना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सीएनटी में घर बना के रह रहा है बहुत दिनों से, 30 years, 30 साल 30 सालों से अगर रह रहा है,
तो अगर जो जमीन हकदार है, जो जिसका जमीन है, अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता हाँ, है। वो वापसी कर सकता है। अगर सहमति बने दोनों का, हाँ। तो वो किसी को कोई दिक्कत ना हो तो जो भी पैसा होता है वो दे करके आपस में सेटलमेंट। देखिए यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, हम्म। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, अब हमको बेटी का शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बीमारी हो गया, तो क्या है, हम पैसा लेके जमीन विश्वास पर सादा पट्टा पर दे दिए। अब हम देने के बाद बहुत साल से वो रह रहे हैं, उनके भी बच्चे हो गए, आपके भी बच्चे हो गए, वो दोनों डेथ भी हो गए, तो अब स्थिति ये है कि आप लोग का रिश्ता भी अच्छा है, क्योंकि झारखंड में इतने सारे लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यवस्था भी अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जाके वहां पर कंपनसेशन हो जाता है कि हाँ ये बहुत साल से रह रहे हैं, जो सेटल अमाउंट है वो जमा करेंगे और ये जमीन जो है कंपनसेशन। इसमें से अब आज बात बोले सादा पट्टा का, ठीक है, सादा पट्टा कब बना सकते हैं लोग? अगर सीएनटी में आए तो क्योंकि जरूरी है सादा पट्टा। देखिए एक चीज आपको जानना चाहिए और हर किसी को जानना चाहिए कि जो भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 100 रुपया से ऊपर का किसी भी संपत्ति को निबंधित होना आवश्यक है। अगर वो निबंधित नहीं है तो वो कानूनन नहीं है। लेकिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई, देखिए ये विश्वास का चीज, अगर विश्वास के साथ चल रहा है तो एक विश्वास हम दे सकते हैं कि हाँ पहले आपने दिया था। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि अब हमारा बेटा हो गया, कल को बोलेगा आपने हमको पैसा ही नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या वो विश्वास का एक मार्ग हो सकता है, कानून में उसका कहीं भी जगह नहीं है, विश्वास का मार्ग है, लेकिन कानून के लिए बोलिए कानून क्या है, कानून के तरह नहीं। तो अगर कोई इसलिए हम चर्चा करें सादा पट्टा का, लगभग रांची उसी में है, सादा पट्टा में ही लगभग बसा हुआ है। तो सादा पट्टा अगर कोई बनाया है कि सीएनटी जमीन के जो बहुत सालों से रह रहा है तो वो मान्य है। इसीलिए तो एसआर की हम बात की है ना। मान लेते हैं कि अगर हम कोई सादा पट्टा बहुत साल से रह रहा है, पैसा दे दिए, तो उसी में ये विषय आता है कि हम 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, वहीं पर तो ये 30 साल का विषय है, नहीं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं होती। और दूसरा बात क्या है कि आप कहीं भी बहुत टाइम से रह रहे हैं ना, तो बहुत कम केस आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि वहां से कोई जबरदस्ती खाली कराया जाए। देखिए दो विषय होता है, कुछ लोग तो बेईमान होते हैं और बेईमान देने वाले भी होते हैं, लेने वाले भी होते हैं, उसके लिए तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। नहीं तो पूरा रांची नहीं, पूरे शहर में हर तरफ आपको घर देखने को मिलेगा, कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है और बहुत ईमानदारी से अभी भी खरीद बिक्री हो रहा है। अगर इस पे रोक होता तो लोग सादा पट्टा पे जमीन नहीं खरीदते, लेकिन रोक नहीं है, लोग आसानी से ले पाते हैं, इसीलिए ले रहे हैं, बस यही। अच्छा, इसमें से एक और कि जो सीएनटी जमीन खरीदता है, क्या वो आगे चल के रसीद कटा सकता है? नहीं कटा सकता। देखिए पहले भी अगर कोई डीड हो गया, लेकिन पहले क्या था कि 50 के दशक में, 60 के दशक में जमीन का जो है ना, आदिवासी जमीन का रजिस्ट्री कर देते थे, रजिस्ट्री हो भी गया। लेकिन आज के डेट में अगर उस पे केस का बात करेंगे तो वो जो है ना सीएनटी का वायलेंस है। एक वर्ड में लिखता है कि 46 का वायलेंस हुआ, क्योंकि उस समय में परमिशन नहीं हुआ था। तो विदाउट परमिशन अगर कोई भी खरीद बिक्री हो रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कोई भी एक्ट को कवर कर रहे हैं बिना परमिशन का, तो वो वैलिड नहीं होगा, चाहे वो गिफ्ट ही क्यों ना हो, मॉर्गेज। यही कारण है कि मॉर्गेज नहीं हो पाता, परमिशन चाहिए ही चाहिए, बिक्री के लिए आपको परमिशन। आए दिन आप भी सुनते होंगे कि ये कोई अलग आदमी के लिए घर बना रहा है, कुछ लोग गए और उसे गिरा पर आते हैं, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, क्या वो जमीन चाहे वो सादा पट्टा हो या सीएनटी का हो, खरीदा हुआ है, क्या ये लीगल है? कहीं देखिए कहीं भी कुछ लोग जो है ना असामाजिक तत्व भी हैं समाज में, वो तो अपने भाई की जमीन पे भी लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हम लोग का जो प्राइवेट विषय है, मतलब घरेलू विषय, जमीन का विषय, इसको आप रोक नहीं सकते, वो हमेशा लड़ाई होगा। ये एक लालच जैसा चीज है, ये कितना भी कानून का पालन होगा, ये लड़ाई होता रहेगा, ये कानून नहीं है। क्योंकि अगर कोई जमीन है तो कोर्ट नहीं बोलता है कि आप तोड़ करके लड़के ले लीजिए, आपके पास कोई भी लड़ने का अवसर है तो आप कोर्ट आइए। उसी में तो 107 144 क्यों लगता है कि अगर आपका कोई विषय है जहाँ पे लगता है शांति भंग हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, वहां पर आप कोर्ट आइए, हम कोर्ट से फैसला देंगे, उसको आप मानिए। कहीं भी कोर्ट ऐसा नहीं बोलता है कि आप लड़ झगड़ के ले लीजिए, दबंगई कीजिए, ऐसा कोर्ट लेने वाले के लिए नहीं बोलता है और छोड़ने वाले के लिए नहीं बोलता, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट फैसला करेगा। एक और है कि जैसे कि आप बोले कि 144 जहाँ लगता है जमीन, तो 144 कब लगता है? कहीं भी विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो, यहाँ विवाद हो सकता है, तो वहाँ जैसे मान लेते हम कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पे लगता है कि विवाद होने की संभावना है, 144, फिर उसका 60 दिन का ड्यूरेशन है, विदिन 60 डेज आपको उसका फैसला देना है। जमीन के मामले में 145 में कन्वर्ट करता है, आपको दोनों पक्ष को अपना अपना विषय रखना, फिर उसका फैसला होता है। अच्छा, ये कि लड़कियों को जो हिस्सेदारी नहीं मिलता है, ठीक है, उसका हक नहीं मिलता है, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए सिर्फ एसटी की बात करें हम लोग, चूंकि बाकी जो एससी और ओबीसी है वो तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को कवर करता है, लेकिन अभी क्या है कि एसटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को कवर नहीं करता, वो कस्टमरी एक्ट का पालन करता है।
और कस्टमरी एक्ट में लड़की को अपने पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता। तो अभी वर्तमान की परिस्थिति यही है कि लड़की को अपने पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन लॉ कस्टमरी क्या है ना, पालन का चीज है। अगर लड़की चाहे कि इस संदर्भ में हम वाद लेकर आए तो वो ला सकती है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पालन करते हुए, लेकिन वो राइट्स का अगर बात करें कि नहीं वो मिलना ही चाहिए, तो हो सकता है वो अपना जो है ना राइट्स के लिए लड़ भी ले और हो सकता है ले भी ले, लेकिन कस्टमरी बोलता है नहीं मिलेगा ट्राइबल में। ट्राइबल में जैसे कि आप सभी ने सुना कि जमीन कौन खरीद सकता है, कौन हकदार होता है इसका, सभी चीज़ों को लेकर हम एक एक करके हमारे जो एडवोकेट प्रकाश रंजन जी वो बताएं कि किस जमीन को खरीदना चाहिए, किस जमीन को कौन खरीद सकता है। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खबर स्तंभ।